नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल आर्या जीके में। दोस्तों अभी हम लोग का क्लास कंटिन्यू चल रहा है और मौर्य वंश समाप्त होने के बाद हम लोग मौर्योत्तर काल में प्रवेश किए हैं और लगभग सारे टॉपिक कवर हो चुका है और एक टॉपिक बच गया है जो मैं आज करा रहा हूँ। इसके पिछले वीडियो में क्लास में लोग क्या पढ़े थे, तो इसके में पढ़े थे हम लोग कि हिंद यूनानी शक और पल्लव वंश को कवर कर चुके हैं। यानी कल का जो क्लास हुआ था उसमें हिंद यूनानी पढ़े थे, शक पढ़े थे और पल्लव वंश पढ़े थे। और आज उसका अगला बात जो वंश आता है वो उभर आता है कुषाण वंश। तो आज हम लोग मरुत्तर काल के अंतर्गत कुषाण वंश को देखते हैं। देखिए दोस्त, एग्जाम के दृष्टि से एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट शासक आते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बराबर क्वेश्चन पूछता है उससे। तो आप वीडियो में बने रहिए, क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्या पूछता है और कैसे उसको एग्जाम में हम लोग अच्छा से उसको बना सके, कैसे पढ़े, और पूरी बात आपको समझ में आएगी। और पूरे इस टॉपिक से आने वाली क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को अच्छा से हम लोग डिफाइन करेंगे और इस तरह से हम लोग आज पढ़ेंगे कि एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन एक भी न छूट पाए। तो चलिए हम लोग चलते हैं कुषाण वंश की तरफ। तो जो दोस्त कल का वीडियो नहीं देखे हैं वो जरूर देख लीजिएगा। कल जो पढ़ाया था यानी मरुत्तर काल का पार्ट 2 चला था जिसमें पढ़ाए थे हिंद यूनानी, यानी हिंद यूनानी भारत में कैसे प्रवेश करते हैं। हिंद यूनानी के बाद शक जो आते हैं कैसे आते हैं, और शक के बाद लास्ट पल्लव वंश को पढ़े थे। और पल्लव वंश के अंत होने के बाद लास्ट में एक उभर करके एक वंश आता है जिसके नाम है कुषाण। तो देखिए दोस्त, अब अपने टॉपिक पर चलते हैं। देखिए हमारे देश भारत में जितना भी आक्रमण, विदेशी आक्रमण हुआ है वो कहां से हुआ है, वो मध्य क्षेत्र से। यानी जितना भी आक्रमण इस क्षेत्र से आक्रमण हुआ, इस क्षेत्र से। रीजन कि इधर हो गया समुद्र, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर, इधर हो गया चाइना, इधर घिरा हुआ है और यही मेन रास्ता खुलता था और यही से सारे आक्रमण, विदेशी आक्रमण भारत पर होता था। तो यदि पूछ दे कि कुषाण कहां से आए थे, तो कुषाण भी मध्य एशिया के माध्यम से भारत आए थे। यानी कुषाण कहां से आया, तो मध्य एशिया से भारत आता है। तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि कुषाण किस तरह से भारत में प्रवेश किए थे, तो मध्य एशिया से प्रवेश किए थे। क्लियर। देखिए कुषाण टोटल 5 कुलों में विभाजित था। जो कुषाण ने एंट्री किया तो 5 कुलों में विभाजित था। तो सबसे उसमें 5 कुलों में जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था कुषाण। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कुषाण कितने कुलों में विभाजित था। तो कुषाण, देखिए कुषाण 5 कुलों में विभाजित था, कुलों में विभाजित 5 कुलों में विभाजित था। कुषाण कितने कुल, 5 कुल था उसमें विभाजित है। और सबसे उसमें प्रमुख जो था, इंपॉर्टेंट प्रमुख जो था वो था कुषाण है। इसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, कुषाण के बारे में। तो समझ, देखिए सीक्वेंस से पढ़िएगा, अच्छा से पढ़िएगा समझ करके। तो बिल्कुल हिस्ट्री कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग सीक्वेंस से नहीं पढ़ते, उल्टा पुल्टा के ऑब्जेक्टिव रखने के चक्कर में रहते हैं, वैसे एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा। अब ऑब्जेक्टिव वाला सिस्टम खत्म हो गया क्योंकि एग्जाम टफ हो गया है कि आप टॉपिक को पढ़ना ही पड़ेगा। और टॉपिक एक बार पढ़ लीजिएगा ना तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए मैंने क्या बताया कि कुषाण मध्य एशिया से आते हैं और आते हैं तो इधर 5 कुलों में विभाजित होते हैं। और 5 कुलों में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है कुषाण। तो आज हम लोग कुषाण वंश को देखेंगे। क्वेश्चन कैसे निकल गया कि कुषाण कितने कुलों में विभाजित थे, 5 कुल में। सबसे इंपॉर्टेंट कौन था, कुषाण। कहां से आए थे, तो मध्य एशिया से भारत आए थे। अब देखिए इसका संस्थापक की बात करें। चलिए भाई कुषाण आया तो कोई संस्थापक तो रहा होगा ना, कोई वंश का स्थापना करने वाला। तो संस्थापक की बात करें हम, संस्थापक की बात करें तो इसका संस्थापक आता है जिनका नाम था कुजुल कड़फिसिस। कुजुल कड़फिसिस, यानी कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कड़फिसिस थे। कोई पूछे कुषाण वंश संस्थापक बताइए तो कुजुल कड़फिसिस थे। इसका कुषाण वंश के स्थापना किए थे। कौन, कुजुल कड़फिसिस। देखिए कुजुल कड़फिसिस जो थे कुषाण में का ज्यादा योगदान नहीं रहा है, ये सिर्फ नींव डाले थे।
दोस्त बात ऐसी है कि थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कल के जो लोग क्लास देखे थे उनको बहुत अच्छा समझ में आएगा, और आप भी थोड़ा देख लीजिए, नहीं देखें तो वैसे भी समझ में आएगा, नहीं देखें फिर भी। इसके पहले क्या था, मैं कि शक था, यानी शक द्वारा पूरी इस पर आक्रमण था। लेकिन एक कुडुल कन्फ्यूशियस ने कुषाण साम्राज्य की स्थापना करते हैं यहाँ पे, ठीक, साम्राज्य की स्थापना करते हैं, लेकिन उस टाइम शक भी समाप्त नहीं हुआ था। यानी उस टाइम भारत में शक भी इधर उधर शासन कर रहे थे। अरे शक पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ था, समाप्त था लेकिन पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ था। उसी के बीच में कुजुल कन्फ्यूशियस ने यहाँ पे स्थापना कर देते हैं किसका, कुषाण वंश का, कुषाण वंश का स्थापना कर देते हैं। लेकिन देखिए ऑलरेडी शक के यहाँ पर सत्ता चल रहा है, सत्ता नहीं चल रहा था, माने शक लोग थे, लेकिन कुषाण में की जो स्थापना करते हैं कुजुल कन्फ्यूशियस, इसमें इतना हिम्मत नहीं था कि अपने आप को राजा घोषित कर पाए, नहीं घोषित राजा किए थे। रीजन कि शक लोग था, यदि राजा घोषित तो शक लोग इतना सारा मिलकर आक्रमण कर देता, ये वंश समाप्त हो जाता। तो अपने आप को राजा घोषित नहीं करते हैं, को स्थापना एक न्यू डाल देते हैं कुषाण का। लेकिन इनमें एक खासियत मिलता है, इसने न्यू डाल के जो जितना भी का साम्राज्य था, जितना भी एरिया था, तो अपना सत्ता तो न्यू रख दी। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसने तांबा का सिक्का चलाया है। यदि इसने तांबा का सिक्का चलाया, तांबा का सिक्का चलाया, यानी कुडुल कन्फ्यूशियस ने कुषाण वंश की स्थापना, कुजुल कन्फ्यूशियस इसने तांबा का सिक्का चलाया। क्या अपने आप को राजा घोषित किया था? नहीं घोषित किया था। रीजन कि शक लोग भी आसपास इसके थे। इसके सिर्फ इसने नींव ही रखी, ज्यादा कोई बात नहीं। कुषाण वंश नींव रख दिया, उसके बाद एक तांबा का सिक्का चलाए थे, बस इससे इतना ही कुछ पूछता है। इसके बाद एक शासक आता है जिसका नाम था भीम कन्फ्यूशियस। इसके बाद जो नेक्स्ट जो शासक आते थे जिसका भीम कन्फ्यूशियस। नेक्स्ट शासक भीम कन्फ्यूशियस, यानी इसके बाद जो नेक्स्ट शासक बनते हैं जिसका नाम था भीम कन्फ्यूशियस। अब देखिए दोस्त क्या होता है, जब भीम कन्फ्यूशियस शासक बनते हैं तो इसने माने शिव को बहुत मानता था। ये जो भीम कन्फ्यूशियस था ना, इस शिव को बहुत मानता था, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इस शैव का उपासक था। यानी किसका? शिव को मानता था, इसलिए तो शैव का उपासक था। इसमें शैव का उपासक, शैव का उपासक कौन था? भीम कन्फ्यूशियस। रीजन कि शिव को बहुत मानता था। लेकिन इसने भी काम किया है। क्या काम किया है भाई? तो इसने सोने के सिक्के चलाए। देखिए कुजुल कन्फ्यूशियस ने तांबा का सिक्का चलाया और भीम कन्फ्यूशियस ने सोने का सिक्का चला दिया। इसने क्या किया कि सोने का सिक्का चलाया, सोने का सिक्का चलाया। क्लियर हो गया इस बात को? देखिए इन भीम कन्फ्यूशियस भी कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं रहते हैं। कुडुल कन्फ्यूशियस इस वंश की स्थापना करते हैं और तांबा का सिक्का चलाते हैं, इतना ही याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट जो शासक बनता है वो भीम कन्फ्यूशियस, जो शैव का उपासक यानी शिव का उपासक था और उसने सोने का सिक्का चलाया। दोस्त ये छोटे छोटे शासक रहे हैं, लेकिन इस वंश की जो बात करें, सबसे महत्वपूर्ण एक शासक उभर करके आता है जो कि इस वंश को पूरा हाईलाइट कर देता है और इस वंश को इतना मतलब आगे तक बढ़ाता है, इतना प्रचार कर देता है कि वो बहुत ही अपने आप को एक मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण उसने का योगदान रहा। जिस शासक का नाम है क्या? कनिष्क। यानी कि कुजुल कन्फ्यूशियस, भीम कन्फ्यूशियस, इसके बाद जो नेक्स्ट शासक जो बनता है उसका नाम है कनिष्क। और कनिष्क इस कुषाण वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक है। इसको आप नोट कीजिए, मैं उसके बारे में बताता हूं। नोट कीजिए आप लोग, फिर मैं बताता हूं उसके बारे में। देखिए होता क्या इसमें, इस वंश का प्रमुख शासक पूछ दे, प्रमुख शासक
इस वंश का प्रमुख शासक, प्रमुख शासक, इस वंश के प्रमुख शासक कौन थे बताइए। अभी मैं क्या बताया, इस वंश के प्रमुख शासक की हम बात करें, शासक ऐसे नहीं, ये होगा शासक, इस वंश के प्रमुख शासक कौन थे, जिनका नाम था कनिष्क। यानी कुषाण वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक यानी सबसे प्रमुख शासक जिसका नाम था कनिष्क। दोस्त कनिष्क तो शासन बनता है, सब बनता है। यदि राजधानी की बात करें कि जब कनिष्क शासक बनता है, सत्ता को संभालता है, तो उसकी राजधानी की हम बात करें, राजधानी, राजधानी यानी शासन संभाल रहा है तो राजधानी तो बनाएगा, तो अपना राजधानी पुरुषपुर में बनाता है। कहा? अपना राजधानी पुरुषपुर के नाम में बनाता है, जिसको पेशावर के नाम से जाना जाता है, पुरुषपुर, पुरुषपुर। यानी अपना राजधानी कहां बनाता है, पुरुषपुर, जिसे पेशावर के नाम से जाना जाता है, पेशावर। तो कनिष्क अपना राजधानी कहां बनाया, पुरुषपुर, जिसे पेशावर के नाम से जाना जाता है। लेकिन अपना एक और राजधानी बनाया था, किसने, कनिष्क ने। यहां पर एक क्षेत्र मथुरा, मथुरा में एक अपना राजधानी बनाया था, लेकिन उसका दूसरी राजधानी था, और किस लिए बनाया था, तो सिर्फ और सिर्फ वो काला साहित्य के लिए बनाया था। कहां, मथुरा में। तो इसे दूसरी राजधानी मथुरा मिलता है, जो कि सिर्फ काला संस्कृति के लिए बनाया था। यानी कोई भी कार्यक्रम को आयोजित करना था, कोई इंपॉर्टेंट कुछ काला से संबंधित कुछ मतलब इस तरह कोई काम करना था, धार्मिक वगैरह आयोजन करना होता था, तो मथुरा में करता था, इसलिए उसे अपना दूसरी राजधानी कहता था। तो ये भी याद रखिएगा, यानी कनिष्क राजधानी पुरुषपुर, दूसरी राजधानी याद रखिएगा बिल्कुल मथुरा, जो कि संस्कृति कला के लिए बनाया था। क्लियर है? अब देखिए इससे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, वो कैसे क्वेश्चन पूछता है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब कनिष्क ने राजा बनता है, राजा बनता है, तो राजा बनने के उपलक्ष्य में 78 ईसा में, ईस्वी पूर्व भूल जाइए, 78 ईस्वी में राजा बनने के उपलक्ष्य में इसने कुषाण संवत कैलेंडर जारी करता है। कब? 78 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व ईस्वी में, 78 ईस्वी में, यानी राजा बनने के उपलक्ष्य में 78 ईस्वी में एक कुषाण कैलेंडर जारी करता है। कुषाण कैलेंडर जारी करता है। कुषाण कैलेंडर किसने जारी किया? कनिष्क ने। कब? 78 ईस्वी में। लेकिन मैंने दोस्त क्या बताइएगा, समझिएगा थोड़ा, क्योंकि यहां तो कुषाण तो यहाँ चल रहा था, लेकिन आसपास ये शक लोग है ना, यहाँ पर शक था, शक, आसपास शक लोग था। देखिए अच्छा से लिखता हूं, यानी इसके आसपास शक लोग था, शक। तो होता क्या था कि इस कुषाण ने कैलेंडर जारी किया, लेकिन फिर भी कुषाण था, शक था, शक पूर्ण रूप से भारत से भागा नहीं था। यहाँ अपना कनिष्क अपना राज्य को पूरा विस्तार कर रहा है, इधर शक भी है। तो इधर कनिष्क ने, देखिए कनिष्क जब अपना गद्दी पर कुषाण कर संभालता है, तो अपना राजधानी पुरुषपुर बनाता है, साथ ही में साथ 78 ईस्वी में एक कुषाण कैलेंडर जारी करता है। लेकिन ये जो कुषाण कैलेंडर है, इस कैलेंडर को शक ने चोरी कर लेता है, शक ने चोरी कर लिया, चोरी किया। यानी कनिष्क का बनाया हुआ कुषाण कैलेंडर शक ने चोरी कर लिया। और शक बोलता है कि नहीं, ये तो मेरा कैलेंडर है। शक ने क्या बोला कि ये तो मेरा कैलेंडर है। अब कनिष्क कब क्या करे भाई, क्योंकि उस समय ज्यादा के राज्य के विस्तार नहीं था, और शक ने चोरी कर लिया कैलेंडर का, इसलिए चोरी करके अब शक ने बोला कि ये मेरा कैलेंडर है। और उसी कैलेंडर को, यानी जो कुषाण कैलेंडर बनाया था, इसी कैलेंडर को शक ने चोरी करके शक कैलेंडर के नाम से जारी किया, जिसे शक संवत कहते हैं। ये शक संवत, ये शक संवत कहते हैं। क्लियर है? इसी को राष्ट्रीय कैलेंडर के नाम से जाना जाता है।
शक जो कैलेंडर हुआ इसको राष्ट्रीय कैलेंडर कहते हैं, राष्ट्रीय कैलेंडर। इसी कैलेंडर को राष्ट्रीय कैलेंडर कहते हैं। यानी कि 78 ईस्वी में जब शक संवत में जाना होगा ना, तो देख 78 ईस्वी के बाद ये स्टार्ट हुआ ना, तो शक संवत में जाने के लिए अभी से 78 घटा दीजिएगा ना, तो शक संवत में चला जाएगा। देखिए तो समझ में आया क्या हुआ। यानी तो कुरान को भूल जाइए, एग्जाम में भी नहीं पूछता है। ये जो इंपॉर्टेंट रोचक बात है मैं बताया, इसको एग्जाम में भी नहीं पूछता है, क्योंकि एग्जाम में भी सिर्फ शक को ही एग्जाम बोलता है। क्योंकि शक ने बोला कि मेरा है। देखिए दोस्तों रीजन ये होता है कि हिटलर ने एक बात कहा है, तो हिटलर ने एक बात बोला है कि एक झूठ को 100 बार आप बोलिएगा ना वो सच बन जाता है। और वही चोरी करके और सभी ने झूठा बोला मेरा है तो सच्चाई बदल दिया। ये हिटलर का कथा है, सच बता रहा हूं। हिटलर ने बोला है कि एक झूठ को 100 बार बोलने से वो झूठ वो सत्य हो जाता है। जैसे देखिए ना, लोग बोलता है ना कि लड़कियों का दिमाग नहीं होता है, लड़कियों का दिमाग घुटना में होता है। लड़की भी मानती है कि मेरा दिमाग घुटना में होता है, लेकिन यह सच है क्या? यदि लड़की का दिमाग कम होता तो आज हमारा देश का राष्ट्रपति लेडीज है द्रौपदी मुर्मू जी, इसके पहले भी प्रतिभा पाटिल जी भी रही है राष्ट्रपति। इतना बड़ा पद, क्या दिमाग रहता तो हम लोग राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनता। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, सरोजिनी नायडू एनी बेसन के देखिए कितना अच्छा काम किया है, तो क्या लोग पास दिमाग नहीं था? ऐसा बात नहीं है। लेकिन इतना लोग इसका प्रचार कर दिया है ना कि लेडीज के दिमाग नहीं होता है, कि सब लोग जानता है। लेडीज भी अपने आप में मानती है कि दिमाग नहीं होता है हम लोगों को, बट ये कहावत है। चलिए हम लोग आगे टॉपिक पे चलते हैं। यानी इस बात को मैं भी मानता हूं कि एक झूठ को 100 बार बोलने से वो सत्य बदल हो जाता है। वही कनिष्क के साथ हुआ। कनिष्क ने बेचारा कैलेंडर बनाया, अशोक ने चोरी कर लिया, बोला कि मेरा है, इसलिए शक संवत के नाम से जानने लगा और उसी को राष्ट्रीय कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया यहाँ पे? अब देखिए आगे। दोस्त अगली बात ये आता है कि कनिष्क के समय में, देखिए इसको मिटाता हूं फिर आपको समझ में आएगा अच्छा से। बात ऐसी है दोस्त कि इसी के समय में चीन जो था वो रेशम का बहुत बड़ा निर्यातक था। ये हो गया हमारा चाइना क्षेत्र, चीन हो गया। चीन क्या करता था कि यहाँ एक मध्य एशिया पड़ता था, मध्य एशिया। चीन ने एक बहुत अच्छा रेशम के व्यापार करता था और अपने व्यापार को यहाँ से इसे ले जाता था, ऐसे करके ऐसे, और अब मध्य एशिया में व्यापार करता था। एक यहाँ से लाता था जलीय मार्ग से और व्यापार करता था यहाँ पे, एक जलीय मार्ग से और एक अपना दक्षिणार्ध भाग जो जम्मू कश्मीर साइड से लेके जाता था। कनिष्क ने देखा कि यार चीन तो बहुत अच्छा ये कर रहा है, ये तो व्यापार कर रहा है रेशम का, और उसमें रेशम का कपड़ा का बहुत डिमांड था। आज भी जाइएगा ना तो विदेशों में, अमेरिका इंग्लैंड में जो शादी विवाह होता है तो रेशम के कपड़े, जैसे हम लोग आप वकील को देखे होंगे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कैसे करके इसे लटकाया हुआ, पीछे से पूरा ऐसे लटका हुआ रहता है और रेशम का बना हुआ, मतलब उस टाइप का रहता है। आज भी विदेशों में मांग है। रेशम का बहुत ज्यादा योगदान है उसमें, बहुत ज्यादा मतलब उसका वैल्यू है। तो जब चीन ने रेशम का व्यापार कर रहा था किसके, मध्य एशिया के साथ, एक जल मार्ग से और एक स्थल मार्ग से। तो कनिष्क का तो अभी पूरा विशाल सेना था नहीं उस टाइम, कनिष्क का नौसेना उतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन थल सेना पे से कमांड था। कनिष्क ने बोला चाइना से कि सुन भाई, तू लोग रेशम के व्यापार कर रहा है, ऐसा काम करो कि तू मेरे को भी इसका टेक्नोलॉजी बता दो। क्या रेशम का कहता कि मैं भी अपना भारत के अंदर रेशम का उत्पाद कर रहा हूं और मैं भी अपना व्यापार कर सकूं, मेरे को टेक्नोलॉजी बना दो। लेकिन चाइना तो जानते हैं, वो जो बोलते हैं ना कि लात के जूता, लात के देवता बात से नहीं मानते हैं। चाइना बोला कि नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। क्या कर लोगे? नहीं बताएंगे, नहीं बताया। कनिष्क बोला अच्छा ये बात है भाई, तुम्हारा व्यापार तो होता है मेरे यहाँ से। कनिष्क ने जो लोग यहाँ से व्यापार कर रहा था, व्यापारी लोग, सबको पकड़ के लागा पीटे, लागा मारने सेना भेज करके। पूछता नहीं था किस लिए, खूब पीटता था सबको पकड़ कर। इतना पीटा ना कनिष्क के कि लास्ट में लोग बोला कि कनिष्क चाहता क्या है। बोला कि सुनो, इस रास्ता से जो भी व्यापार जाएगा मेरा टैक्स लगेगा, और
टैक्स भाई मजबूरी है देना, और चाइना को ना टैक्स देना पड़ा यहाँ से व्यापार करने के संबंध में कहा कनिष्क को, और कनिष्क को बहुत सारे यहाँ से टैक्स मिला, टैक्स यहाँ से मिलता था। देखिए जैसे कि कोई बात में चाइना भी बोलता है ना, कि सुने होंगे जो कोई वहां वाला भी बोलता है चाइना वाला कोई कि जो हमारे भारत के साथ जो युद्ध हुआ था 1962 में, तो थोड़ा उस समय थोड़ा हम लोग उतना अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं थी, तो बराबर चाइना बोलता है कि भारत 1962 को मत भूलो आप लोग। मैं बोलता हूँ चाइना वालों से कि भाई तू 1962 के बाद छोड़ना, तो कनिष्क क्यों मत भूलो, वो कई सदी पहले की बात है जो कनिष्क ने चीन को जो पिटाई किया था, तो मैं बोलता कनिष्क क्यों मत भूलो, वही चाइना है जो भारत में कनिष्क ने बहुत पीटा था, इतिहास गवाह है, देख लीजिए। तो ये सब अलग बात है, चलिए छोड़िए। क्वेश्चन कैसे निकल के आएगा, बोलिए। देखिए कि कनिष्क के समय किसका व्यापार हो रहा था, रेशम का। कनिष्क का सबसे ज्यादा टैक्स किससे आता था, रेशम माल से आता था, यहां से आता था। क्लियर हो गया। और यहां से यहां तक व्यापार होता था, और इसके इतना सारा टैक्स मिला कि मिला कनिष्क को कि जो सोना का जो सिक्का चलाया था भीम कनफ्यूशियस ने, और बहुत शुद्ध सिक्का चलाया इसके बाद, यानी जो शुद्ध सिक्का का जो प्रचलन हुआ कनिष्क के टाइम से बहुत हो गया। यानी यहां से क्या हुआ, शुद्ध सिक्का का प्रचलन होने लगा, शुद्ध सिक्का का प्रचलन, शुद्ध सिक्का का प्रचलन हुआ, यहां से शुद्ध सिक्का का प्रचलन हुआ। कैसे हो गया आपको पूरी रूप से समझ में आ गया है। अब देखिए इसके बाद जब बौद्ध, देखिए इसके बाद बौद्ध तो समाप्त नहीं हुआ था, बौद्ध धर्म चल रहा था, लेकिन कनिष्क के जब ये दौरा चलाया तब इसके बाद ये खत्म हो गया। देखिए इसके बाद क्या आता है कि जब कनिष्क का जब दौरा चल रहा था उस टाइम बौद्ध क्या है कि थोड़ा कमजोर हो गया था, तो कमजोर हो गया था तो बौद्ध को मजबूती करने के लिए कनिष्क के ही समय में चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया। यानी कनिष्क के टाइम में ही, इसी समय क्या, कनिष्क लिखिए सबसे बेटर याद रहेगा आपको, कनिष्क के समय कौन, चौथी बौद्ध सभा का आयोजन हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं भी एग्जाम दे, एक दो एग्जाम में मेरे से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि चौथी बौद्ध सभा का आयोजन किसके समय हुआ, तो किसके, कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध सभा का आयोजन किया गया है। इसका बात पूछा गया अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष, यानी इसे अध्यक्ष पूछता है, अध्यक्ष, यानी जो चौथी बौद्ध सभा हुआ इसका अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष के बाद वसुमित्र थे। कौन, वसुमित्र। चौथी बौद्ध सभा के अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र। इसके बाद स्थान में पूछता, स्थान हुआ कहां है, स्थान की बात करें तो ये हुआ है कुंडल ग्राम, यानी जम्मू कश्मीर, कुंडल वन कहाँ है, तो JNK में, यानी जम्मू कश्मीर में कुंडल वन है। देखिए यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। रीजन क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम बहुत पूछता है, क्या पूछता है, कनिष्क के चौथी बौद्ध सभा का आयोजन किसके समय हुआ, तो कनिष्क के समय, ठीक है भाई। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो वसुमित्र। कहाँ हुआ था चौथी बौद्ध सभा, तो ये हुआ था कुंडल वन, जम्मू कश्मीर में। यानी ये मतलब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है। एक बार इसको लिखिए आप लोग या स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं आपको। चलिए दोस्त, यहां तक तो आपको समझ में आया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्या होता है, इसके बाद क्या होता है कि सर्वाधिक शुद्ध सोने के जो सिक्का था ना, मैं अभी बताया था, वो इसी के टाइम में जारी हुआ था। यानी सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कब जारी किए गए, तो कुषाण के समय में, कुषाण वंश में, यानी कनिष्क के समय सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए गए। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, 3 बात क्वेश्चन आती है और लड़के फंसते हैं। कैसे 3 बात आती है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन पूछेगा
कि सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किया? सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किया? तो हिंद यूनानी यानी ग्रीक ने। पहला क्वेश्चन सोने से सिक्के से। दूसरा क्वेश्चन कि शुद्ध सिक्के के सोने किसने जारी किए? तो शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण ने। तीसरा क्वेश्चन पूछता है कि भारी मात्रा में शुद्ध में सोने के सिक्के जारी किसने किया, मतलब ज्यादा संख्या में? तो होता है गुप्त वंश में, गुप्त साम्राज्य ने। यानी 3 क्वेश्चन समझ में आया। सर्वप्रथम सोने का सिक्का हिंद यूनानी यानी ग्रीक, सर्वप्रथम शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण, और तीसरा पूछता है कि सबसे ज्यादा मात्रा में सोने का सिक्का किसने जारी किया? तो वो होता है गुप्त साम्राज्य यानी गुप्त वंश द्वारा सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए गए। यानी सोने के सिक्के से 3 प्रश्न पूछता है, तीनों अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ कि अब इसका प्रभाव क्या हुआ? प्रभाव क्या पड़ा? प्रभाव ये पड़ा कि गांधार एवं मथुरा कला का विकास हुआ। गांधार एवं मथुरा कला का विकास हुआ। ये गांधार मथुरा कला है क्या? तो गांधार कला उसको कहते हैं जो भारत और यूनान, देखिए वो तो यूनान क्षेत्र से आया था ना, तो भारत और यूनान के मिल करके जो यानी कि भारत और यूनान दोनों से संबंधित जो कला था उसको गांधार कला कहा जाता था। मथुरा कला उसको जो सिर्फ और सिर्फ भारत का कला था उसे मथुरा कला कहा जाता था। यानी गांधार कला सबसे इंपॉर्टेंट है। गांधार कला का विकास कुषाण के समय में। गांधार क्या कला होता क्या है? तो यूनान और भारत को मिल करके सम्मिलित जो कला होता है उसको गांधार कला के नाम से जाना जाता है। अब देखिए अब यह दोस्त आता है कनिष्क के टाइम में कुछ महत्वपूर्ण जो था विद्वान भी रह चुके हैं और कुछ रचनाएं की जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे? तो इसके समय में सबसे प्रमुख विद्वान एक रहते थे जिसका नाम था अश्व घोष। क्या? अश्व घोष। अश्व घोष ने बहुत इनके दरबार में प्रमुख थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं की हैं। कौन सा? तो उसने बुद्ध चरित्र की रचना किया है, ब्रज सूची का रचना किया है। यानी इसी के टाइम में कौन होते थे? अश्व घोष। अश्व घोष ने किसका रचना किया? तो बुद्ध चरित्र का, ब्रज सूची का। यानी क्वेश्चन पूछेगा कैसे कि बुद्ध चरित्र किसके द्वारा रचित किया गया है? तो क्या बताइएगा? अश्व घोष द्वारा। एक और व्यक्ति का नाम मिलता है जो कि चरक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चरक जो थे ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट थे? तो देखिए कैसे चरक है। तो चरक को ने जो एक चरक संहिता का रचना किया था। ये वैद्य थे, यानी कनिष्क के काल में जो चरक थे एक वैद्य थे जिसने चरक संहिता का रचना किया। इसमें दवाई से बहुत संबंधित बातें किया गया है। सुश्रुत का रचना किया, सुश्रुत का भी इसने रचना किया है। देखिए लेकिन मेन है चरक, यानी चरक संहिता में चरक ने चरक संहिता का रचना किया था। अतः इसीलिए इसे शल्य चिकित्सक के जनक कहा जाता है। क्लियर है? चरक ने चरक संहिता का रचना किया था। चरक संहिता में क्या है? तो इसमें आयुर्वेदिक दवाई रोग पीढ़ी से संबंधित बातें कही गई है और इसीलिए इन्हें शल्य चिकित्सक के जनक के रूप में जाना जाता है। किसको? चरक को। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट जो आते हैं और नागार्जुन। देखिए नागार्जुन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी रीजन कि नागार्जुन ने देखिए एक सूत्र शास्त्र का रचना किए हैं। नागार्जुन ने सूत्र शास्त्र का रचना किया। क्लियर है? यानी कि नागार्जुन को कैसे पूछेगा? नागार्जुन सूत्र शास्त्र की रचना किसने किया है? तो नागार्जुन ने। इसके बाद शून्यवाद के सिद्धांत की खोज किसने किया था? नागार्जुन ने शून्यवाद का सिद्धांत का खोज भी किया था। किसने? नागार्जुन ने। अतः शून्यवाद की खोज किया और इसीलिए इन्हें भारत के आइंस्टीन के रूप नाम से जाना जाता है। यानी भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं? नागार्जुन को। शून्यवाद के सिद्धांत की खोज किसने किया? नागार्जुन ने। सूत्र शास्त्र की रचना किसने किया? तो नागार्जुन ने। यानी नागार्जुन से 3 क्वेश्चन निकल करके आता है। देखिए इसको ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट बात आता है। देखिए मैंने क्या एक बताया था, स्टार्टिंग में ही बताया था कि इस वंश के जो संस्थापक थे कुजुलकटफिशिस, उसने तांबा का सिक्का चलाया था। और जहां तक भारतीय साम्राज्य की बात करें, जो भी वंश आया तो सबसे ज्यादा तांबा का सिक्का कुषाण के यहां से चला था।
दो चीज मिलता है, यानी सबसे ज्यादा मात्रा में तांबा का सिक्का कुषाण और एक शुद्ध सोने का सिक्का। तो देखिए यहां से सबसे ज्यादा मात्रा में तांबा का सिक्का जारी किया गया इसके समय में, इसी के टाइम में। अब दोस्त चलते हैं आगे। यदि कनिष्क की मृत्यु की बात करते हैं, क्योंकि अंततः कनिष्क की मृत्यु हो जाती है लास्ट में। भाई कोई भी आदमी है तो कोई भी अमर होकर नहीं आया है, कोई भी आया है तो एक दिन उसको जाना ही पड़ेगा। कनिष्क की मृत्यु की बात करें तो कनिष्क का मृत्यु 123 ईस्वी में होता है। कब? 123 ईस्वी में। और उसने गद्दी कब संभाला था? 78 ईस्वी में। तो 123 में से 78 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 45। यानी कनिष्क ने 45 वर्ष तक शासन किया था, सोच लीजिए। इसके बाद उसने मृत्यु हो जाती है कनिष्क को। कनिष्क की मृत्यु कैसे होती है? देखिए दोस्त, बहुत सारे इतिहासकार को कुछ अलग कहना है, लेकिन इसका यह कहा जाता है कनिष्क के मृत्यु के बारे में यह बोला जाता है कि इसे साम्राज्यवादी प्रकृति और निरंतर युद्धों के कारण, यानी साम्राज्य के जो था प्रवृत्ति और युद्ध के निरंतरण के कारण उसके जितने भी मतलब जो उसके साथ रहते थे मंत्री, सेनापति और जो भी सारी माने जो भी उसके साथ अधिकारी रहते उससे नाराज थे। मैंने क्या बताया? कनिष्क का मृत्यु के कारण, कनिष्क का मृत्यु का ये कारण है कि साम्राज्यवादी प्रकृति और निरंतर युद्ध के कारण उसके जितना भी दरबार में मंत्री, सेनापति, अधिकारी सभी लोग नाराज थे। और बताइए, एक आदमी सभी लोग नाराज थे और नाराज होकर के पूरा मंत्रीगण ने षड्यंत्र रच दिया। और वही षड्यंत्र रच करके और कनिष्क को अपना ही आदमी उसको ने राजा मंत्री ने मार दिया, जान से हत्या कर दिया। कब किया? 23 ईस्वी में। और अंततः कनिष्क ने 45 वर्ष तक शासन करता है, यानी अपना ही आदमी उसको हत्या कर देता है। और इसके बाद धीरे धीरे कुषाण वंश का पतन हो जाता है। पतन होने के बाद इसके बाद जो वंश नेक्स्ट उभर करके आता है तो गुप्त वंश, जो कि कल हमको अच्छा से बताएंगे गुप्त वंश का है। गुप्त वंश बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि गुप्त वंश इतना इंपॉर्टेंट है कि हर एग्जाम में उस गुप्त वंश से क्वेश्चन निकालता है। मौर्य वंश हो गया, गुप्त वंश, ये सब भूलने वाला चीज है जी। कितना अच्छा इंपॉर्टेंट क्लास ये लोग। तो कल हम लोग करेंगे गुप्त वंश, गुप्त कैसे आया, कैसे भारत में उसकी उत्पत्ति होता है, कैसे शासन करता है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, सबको कल हम लोग देखेंगे। तब तक आज इसको यही तक रहने देते हैं, कल मिलते हैं क्लास में गुप्त वंश में। ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सभी लोग पढ़े। और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।